हेलो BLED थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपके लास्ट टॉपिक का है जिसमें कि टीचिंग एड्स की इम्पोर्टेंस बताई जानी है और उसका यूज़ क्या होता है, उसकी प्रिपरेशन किस तरह से, क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं। तो आप सभी को पता है कि टीचिंग एड्स किस तरह की हो सकती हैं और टीचिंग एड्स के बिना क्या संभव नहीं है। यानी कि अगर हम टीचिंग एड मीन्स शिक्षण सहायक सामग्री की बात करें तो ये एक ऐसे साधन है जो कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंटेंट को रोचक बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। अगर कोई टफ चीज़ है, अगर आप उसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से, किसी चार्ट के माध्यम से बताएंगे तो वो बहुत अधिक रोचक भी होगा और बच्चे को अच्छे से समझ में भी आएगा, बोधगम्य होगा। ठीक है। आजकल के समय में दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स की का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा है। इसको हम टीचिंग एड्स को हम ऑडियो विजुअल एड्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो शिक्षण सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री है, इसमें वो सभी प्रकार की सहायक सामग्री होती हैं जिसके द्वारा किसी न किसी रूप में शिक्षा दी जा सकती है। ठीक। वेस्ले और रास्की ने कई तरह की शिक्षक सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया है अपनी पुस्तक में और उसमें कई सारे उन्होंने लिए हैं, जैसे स्टिल पिक्चर हो गई, चलचित्र यानी कि टेलीविज़न से पिक्चर, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स, ग्रामोफोन, चार्ट, तालिकाएं, सूचियाँ, ये सब हो गई। उसके साथ साथ रेडियो, ब्लैक बोर्ड और नोटिस बोर्ड, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इसके माध्यम से अब बच्चों को पढ़ा सकते हैं। टीचिंग लर्निंग के माध्यम से बच्चों को जो भी हम टीचिंग करना चाहते हैं वो अच्छे से। इसका एक चार्ट देखिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये दृश्य श्रव्य सामग्री का एक टेबल है जिसमें आप देखिए प्रक्षेपित सहायक सामग्री यानी कि जो प्रोजेक्शन के थ्रू होती है, कहीं लगा कर चलती हैं, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू। नॉन प्रोजेक्टेड मटेरियल एड्स क्या क्या हैं, और ये जो आपके प्रत्यक्ष अनुभव वाली सहायक सामग्रियाँ हैं। तो फिल्म स्ट्रिप हो गया, एपिडायोस्कोप, हालांकि सब पुरानी हो गई हैं लेकिन फिर भी ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको हम OHP कहते हैं, आपने देखा होगा। राजीव सर अक्सर क्लास में इसके थ्रू सिखाते हैं, आपको पढ़ाते भी हैं। और उसके साथ साथ मूविंग पिक्चर, स्लाइड प्रोजेक्टर होता था। आजकल जैसे PPT हो गया उसी तरह उसमें स्लाइड्स चलती थी। आपने बचपन में देखा होगा जो बायोस्कोप वाले आते थे उसमें भी अलग अलग पिक्चर्स आती जाती थी ना, वैसे। वीडियो कैसेट, कोई एजुकेशनल वीडियो कैसेट है, CDs, DVDs, टेलीविज़न और आज के समय में कंप्यूटर। ठीक है। अप्रक्षेपित क्या है, जिनको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम नहीं होता, ऐसा प्रोजेक्शन नहीं होता, वो है क्या, श्यामपट्ट, चित्र, ड्राइंग जिसको हम पिक्चर बना सकते हैं, स्केचेस, चार्ट, मॉडल, फिलनिल बोर्ड, वास्तविक वस्तुएं जो भी हम दिखाते हैं। जैसे हम कोई फ्लावर दिखाना है तो डायरेक्ट क्लास में ले गए उसको, पौधे के बीजारोपण कैसे होगा, उसमें बीज कैसे जाएंगे, फिर उसमें क्या पानी डालेंगे तो क्या, वही सारी चीज़। सूचना बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड जिसको हम कहते हैं। और प्रत्यक्ष अनुभव वाले क्या हो गए, प्रयोग, जिसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर प्रोजेक्ट्स हो गई, अगर हम एक्सकर्शन यानी कि एजुकेशनल यात्राओं पे आपको ले जाते हैं, फील्ड में आपको डायरेक्ट अनुभव कराते हैं, भ्रमण कराया, शैक्षिक यात्राएं कराई, एजुकेशनल एक होता है, एक एक्सकर्शन होता है जहाँ आप कुछ स्वयं सीखते हैं। और क्लोज सर्किट टेलीविज़न जिसे हम CCTV कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके कुछ टीचिंग लर्निंग एड्स हैं और इसमें आपको कैसे इसको पढ़ना होता है, क्या तैयारी करनी होती है। और इसके माध्यम से अब जब भी पढ़ाते हैं तो आप सब जानते होंगे कि जब आप भी टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको एक चार्ट या मॉडल बनाने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ताकि आपका पढ़ाया हुआ ज्ञान जो है वो बच्चों के लिए जो है वो काफ़ी स्थिर हो, स्टेबल हो, वो अच्छे समझ सके और साथ ही इंटरेस्ट भी जागृत हो, रोचकता हो। जब कोई चीज़ सामने आप दिखाते हैं किसी चार्ट या मॉडल के माध्यम से तो बच्चे उसमें अधिक इंटरेस्ट लेते हैं और उसको जानने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम आपके बात करते हैं, जब आप इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो ये तो आपका हो गया कि किस किस तरह के चार्ट या मॉडल आते हैं। अब ये शिक्षण सहायक सामग्री की शिक्षक और छात्रों के बीच में क्या योग्यता है, क्या भूमिका है। तो सीधी सी बात है कि जो शिक्षक और छात्र तथा विषय सामग्री के मध्य एक अंतःक्रिया जब होती है तो वो सीखने की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। शिक्षोन्मुख होते हैं छात्र, जिज्ञासु होते हैं,
और दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा बच्चों में चिंतन को भी एक दिशा होती है। अगर आप उन्हें कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो वो सोचते हैं, विचार करते हैं कि इसको ऐसे लगा दिया जाए, इसमें ये लगा दिया जाए तो ऐसे हो जाएगा, ये मोटर लगाई जाए। तो अमूर्त चिंतन पहले वो करके और फिर उसे मूर्त दिशा में मूर्त चिंतन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, कठिन विषय को सरलतम बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये छात्र की अधिगम के प्रति एक प्रेरणा उत्पन्न करती है और अपने प्रत्ययों को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उसके कंसेप्ट हैं, जो भी किसी विषय के टॉपिक हैं, उनको समझने में अधिक से अधिक महत्व देती है। तो अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें, चाहे वो भूगोल की बात हो, इतिहास की बात हो, अगर आप किसी मॉन्यूमेंट की स्थापत्य कला की बात करें, तो अगर आपने उसका मॉडल बनाया या उसका चार्ट दिखाया या आपने उसका कोई 3D मॉडल बनाया, तो आप उसकी विशेषताओं के बारे में सामने बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो जब ज्योग्राफी में भी हम मौसम परिवर्तन की बात करते हैं तो उसके रिलेटेड कोई आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप पीपीटी के माध्यम से दिखा सकते हैं, आप उसमें कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, वहाँ की जलवायु की विशेषताओं को दिखा सकते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा बच्चे जो है उस चीज़ को खोजने के लिए भी प्रेरित होंगे, उस टॉपिक को जानने के लिए। अगर आप टीचिंग लर्निंग एड का प्रयोग करते हैं तो वो बोरिंग से बहुत महत्वपूर्ण और बच्चे के लिए रोचक हो जाएगा। ठीक है, छात्रों की कल्पना शक्ति के विकास के लिए भी दृश्य श्रव्य सामग्री की अत्यंत भूमिका है, बहुत अधिक भूमिका है। जैसे अगर आप कोई धारावाहिक देखते हैं या अगर आप कुछ भी ऐसा देखते हैं तो आप धीरे धीरे उसको समझ लेते हो। टेलीविज़न के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें, अगर एजुकेशनल चीज़ें हैं और हम कोई एजुकेशन से संबंधित चीज़ सीख रहे हैं तो वो हमारे अंदर ज़्यादा समय तक स्टेबल रहती है। और इस दृश्य सामग्री यानी कि इन टीचिंग लर्निंग एड्स को, ऑडियो विजुअल एड्स या टीचिंग लर्निंग एड्स को में क्या ध्यान रखना चाहिए इसको बनाते समय, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं कि इसके क्या गुण होने चाहिए, क्या इसको बनाते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले एक्यूरेसी होनी चाहिए, परिशुद्धता होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा इसमें एंट्री नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं बना सकते हैं आप उसकी। जैसे अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो आप हिस्ट्री इतिहास बदल नहीं सकते, तो उसकी कि कोई भी घटना परिघटना, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते समय उसमें हेरफेर आप नहीं कर सकते हैं। संबंधता, रिलेवेंसी होनी चाहिए, जो टॉपिक आपको दिया गया उससे रिलेटेड होना चाहिए। यथार्थता भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा कुछ लिख दिया जिसका वास्तविक इतिहास से कोई संबंध ही नहीं, तो यथार्थता का होना भी आवश्यक है। साथ ही वो रोचक होनी चाहिए, कलरफुल हो। रोचक बनाने के लिए आप उसमें क्या डेकोरेशन करते हैं, कोई मॉडल बनाते हैं तो उसको आप सुंदर डेकोरेट करते हैं, लेकिन अब ताजमहल आपको बनाने को कहा जाए तो आप डेकोरेट करेंगे तो इसको कलरफुल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रियलिटी में तो वो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, मार्बल का है, तो इसलिए उसमें रोचकता होनी चाहिए लेकिन यथार्थता का भी होना आवश्यक है। अनुकूलता होनी चाहिए, एडॉप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि वो आपको जो भी विषय आप समझा रहे हैं, जिस भी टॉपिक को आप समझा रहे हैं, तो उस टॉपिक को समझाने के अनुकूल होनी चाहिए। पता चला आपको पढ़ाना है, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा रहे हैं और आपने केवल चार्ट का प्रयोग किया, तो चार्ट के प्रयोग से आप गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान पढ़ाते समय आप प्रधानमंत्री को खड़ा नहीं कर सकते हैं लाकर, ठीक है, लेकिन एक प्रधानमंत्री में यानी कि एक नेतृत्वकर्ता में क्या क्षमता होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसको आप चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। संसद भवन के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है तो आप उसका मॉडल बना सकते हैं, उसका चार्ट बना सकते हैं, ठीक है, उदाहरण दे सकते हैं। या कक्षा में कभी कभी संसद की तरह लोगों को बैठाकर इस तरह से एक पिक्चराइजेशन भी कर सकते हैं, है ना, प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। और कम समय लेने वाला टाइम भी होना, दृश्य सामग्री बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए कि आपका 45 मिनट का 30 मिनट का जो पीरियड है वो चला गया और आप उसको शो ही नहीं कर पाए, तो टाइम कंज्यूमिंग। वरना अगर हर चैप्टर के लिए आप बहुत लेंदी काम करेंगे तो फिर आप अपने टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे और साथ ही आप हमेशा परेशान रहेंगे कि पढ़ने से ज़्यादा आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल में टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है। तो कम समय लेने वाली और कम कीमती सामग्री होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते हैं, हम भी जब या टीचर्स भी आपको कुछ बनाने के लिए कहते हैं तो आप घर में पड़ी हुई चीज़ों की तरफ ना जाकर सीधे मार्केट में जाते हैं और नई चीज़ों को खरीद कर बनाते हैं। उससे क्या होता है, आपका वेस्टेज ऑफ मनी होता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो भी आप बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप लेस कॉस्टली एड का
प्रयोग करें। जैसे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपको इंद्रधनुष दिखाना है, तो आप सिंपल कटिंग्स घर में पड़े हो कलर्स उससे बना दें, दाल चावल इन सारी चीज़ों से बना सकते हैं। कोई अगर सूर्य दिखाना है या कुछ कोई सीनरी बनानी है, कोई ऐसा प्रकृति का ढंग देखना है, या गेरू का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिससे कि आपका पैसा कम लगे लेकिन आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। और सामग्री की उपलब्धता, कोई इतनी बड़ी सामग्री नहीं होनी चाहिए कि आप उसकी उपलब्धता के लिए ही परेशान रहें। पता चला रेशम के बारे में आपको बताना है तो आप रेशम का कीड़ा ढूंढने निकल जाए, है ना। तो इसमें क्या है, आप ड्राइंग के माध्यम से आप अगर सामाजिक विषय की बात कर रहे हैं तो हम भूगोल में अगर कुछ दिखाना चाहते हैं तो एक्सकर्शन कर सकते हैं, लेकिन जब आवश्यक हो, जब आपके पास उतनी सुविधा हो, जब आप जा सकते हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप परमिशन ही नहीं मिले, आप शैक्षिक भ्रमण नहीं कर पाए, तो आपको वही कक्षा में किसी देश की प्राकृतिक व्यवस्था को दिखाना है तो आप ड्राइंग के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, रेखा चित्रों के माध्यम से, स्केचेस के माध्यम से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री या टीचिंग एड की अगर हम बात करें तो सामाजिक अध्ययन में उसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे राजाओं के बारे में बताना है तो आप उनके हर एक की पिक्चर्स तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन उनके नाम लिखकर उनकी वंशावली के बारे में चार्ट के माध्यम से उसको शो कर सकते हैं, ठीक। और उसमें भी क्रिएटिविटी, आप पीपीटी भी बना सकते हैं, ठीक। तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको बहुत अधिक समय वेस्ट करने की आवश्यकता ना पड़े। तो यहाँ पर कुछ जो हमने टेबल्स बनाई थी उसका कुछ रिकॉर्ड, जैसे चित्र है, ग्राफ, चार्ट, जैसे इसमें है ना कि अलग अलग तरह के हैं, तो हमने इसका कुछ डिटेल भी दिया हुआ है कि चित्र प्रदर्शन अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो, आकर्षक चित्र हो। पता चला हल्का हल्का चित्र, आपको कई बार हमने टोका है कि चार्ट पर जो लिखा हो वो दूर से दिखने लायक हो, ठीक है, प्रदर्शन करने लायक हो। देखो लिखा हुआ चित्र पर नामांकन स्पष्ट एवं सुंदर लिखावट में हो। आप प्रसंगानुसार आवश्यकता पड़ने पर ही खोलकर दिखाना चाहिए। हर समय टीचिंग एड खोलकर नहीं टांग देना चाहिए, जब टाइम आए, जब मौका आए तब, ठीक है। ये टीचिंग लर्निंग एड यूज़ करने के कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा कि चार्ट का कैसे चार्ट होने चाहिए, किस तरह के नियम सूत्र बताने वाले होने चाहिए, ठीक है, किस तरह का उसमें वर्गीकरण, किससे संबंधित होने चाहिए। और फिर आता है ग्राफ कैसा होना चाहिए, अगर सांख्यिकी का प्रयोग करें कैसा है, आवृत्ति बहुभुज है, संचयी आवृत्ति वर्ग है, तोरण है, मतलब सीक्वेंशियल है, किस तरह का है, स्तंभ सीधा सीधा लिखा हुआ है, तुलनात्मक है। तो ये ध्यान रखना है। आपको डिटेल में अगर बहुत चाहिए तो बुक्स में अवेलेबल है, अगर आपको हमसे कुछ चाहिए तो हम पिक्स भेज देंगे, आप बता दीजिएगा। वैसे काफ़ी कुछ डिटेल्ड है ये, ठीक है। रेखा चित्र, फिर बुलेटिन बोर्ड, फैनल बोर्ड, मॉडल। और अब मॉडल में भी क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, क्रियात्मक होते हैं, वर्किंग मॉडल और नॉन वर्किंग मॉडल। तो इसके अलावा रेडियो की बात करते हैं। रेडियो किसने बनाया, रेडियो के संदर्भ में जॉर्ज वॉटसन ने कहा है कि रेडियो शिक्षा में योगदान नहीं करता, लेकिन रेडियो शिक्षा के सर्वोच्च में कोई स्थान नहीं रख सकता, फिर भी रेडियो शिक्षा है, क्योंकि बहुत सारी जनरल नॉलेज की बातें हमें रेडियो से पता चलती है। बाद में शैक्षिक बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी, अब तो एक पूरा एजुकेशनल एक वो है चैनल है जिसमें आपको जैसे क्या बोलते हैं, यूजीसी के द्वारा है ये इंदिरा गांधी वाला जो चैनल है, क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, तो उसमें भी आप बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल चैनल भी आते हैं जो कि आपको सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। रेडियो से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम भी चलते हैं। भ्रमण और शैक्षिक यात्राएं भी हैं, ठीक है। भ्रमण के द्वारा भी प्रत्यक्ष ज्ञान बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीविज़न जो आपका उसमें कहा गया है कि अगर हम एक बार देखें उससे 1000 बार सुनने, तो दोनों देखना और सुनना हज़ारों बार सुनने के बराबर होता है। तो रेडियो पर हम ध्वनि सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न में हम जो हो रहा है उसे देख भी सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ हम उस पर देख कर कार्य करते हैं तो वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती है। तो यूजीसी ने इसके लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम भी चलाए हैं जो कि आप टेलीविज़न पर देख सकते हैं। दूरदर्शन वगैरह पे ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आते भी हैं चलचित्रों के माध्यम से। कक्षा के पाठ्यक्रमों को भी चलाया जाता है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है, और इसकी और डिटेल अगर आप चाहेंगे बता दीजिएगा तो हम इसकी और डिटेल भी भेज देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा आप लिखेंगे
फिर भी श्यामपट्ट वगैरह के लिए नेक्स्ट सेशन में हम उसको और थोड़ा डिटेल में बता देंगे। अभी आप केवल एक जनरलाइज समझ लीजिए कि इसमें क्या आता है, और आपके इसमें अच्छे से इसको देख लीजिएगा। कुछ भी हो आप हमें पर्सनली कॉल करके बता सकते हैं। ठीक है।